दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, जो भाई विद्यार्थी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नए हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर केवल बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे एक प्रैक्टिस सेट डेली के तौर पर। कभी कभी दोस्तों हमसे मिस हो जाता है वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताता हूं उसका ही प्रैक्टिस सेट मैं अपने वेबसाइट educationamarnath.com पर डालता हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो देखने के बाद वेबसाइट पर जाकर इस प्रश्न का फिर से प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपका मेमोरी शक्ति, स्मरण शक्ति स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों, आप चैनल से बने रहिए, आपको दोनों तरीक़ा से क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। एक तो वीडियो पर मैं जो बताता हूं और ये बताए हुए प्रश्न भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसका भी हम डेली प्रैक्टिस सेट वेबसाइट पर डालते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों तरह से अपना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण हमें कम दिखाई देती है? दोस्तों, आंसर करेंगे आप सभी लोग भी। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। पानी से भरे तालाब की गहराई हमें कम दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पानी से भरे तालाब की गहराई हमें कम दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि इनमें से कौन है? दोस्तों, आप लोग भी आंसर करते जाइए। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि का नाम अग्नाशय ग्रंथि है। दोस्तों, इसकी लंबाई 6 से 10 इंच होती है, यह भी ध्यान रखेंगे। और अग्नाशय ग्रंथि का दूसरा नाम मिश्रित ग्रंथि है और इसे हेट्रोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि को, ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, वहीं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, यह भी ध्यान देंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से द गुड अर्थ किसने लिखा है? दोस्तों, आंसर करेंगे आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है पर्ल एस बक। द गुड अर्थ यह एक उपन्यास है जिसे लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। यह प्रकाशित हुआ था 1931 ईस्वी में और पर्ल एस बक को इस उपन्यास में 1932 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? दोस्तों, आंसर करेंगे आप सभी भाई। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है उत्तरी अंडमान। सैडल पीक द्वीप या उत्तरी अंडमान में अवस्थित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। सैडल पीक द्वीप को सैडल हिल भी कहते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्वितीयक समूह का उदाहरण है? दोस्तों, आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अस्पताल, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से द्वितीयक समूह का उदाहरण आपका अस्पताल है। दोस्तों, द्वितीयक समूह कहते किसे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। द्वितीयक समूह वैसे समूह को कहते हैं जो प्राथमिक समूह के तुलना में आमतौर पर बातचीत इस समूह में कम व्यक्तिगत स्तर पर होती है। जैसे कि आपका आता है रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्री, यह भी द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है,
मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। दोस्तों इसका आंसर करेंगे, मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किसमें? दोस्तों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में व्यक्त किया जाता है ब्लड प्रेशर को। वहीं दोस्तों यह भी ध्यान रखेंगे कि सामान्य रक्तचाप मानव शरीर में 120/80 होते हैं और इस रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फैग्नोमेनोमीटर कहते हैं, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी भाई लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है 15 न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। आपका अगला प्रश्न है, चरक किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों आंसर करेंगे इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है कुषाण वंश, ऑप्शन नंबर डी। चरक या कुषाण वंश से थे संबंधित। दोस्तों ये कनिष्क के दरबारी चिकित्सक भी थे चरक। इन्होंने आयुर्वेद विज्ञान में भी योगदान दिया है चरक ने। इन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संकलन किया है, यह भी ध्यान देंगे। वहीं दोस्तों अगर कुषाण शासक की बात करते हैं तो दोस्तों कुषाण शासकों ने दूसरे कुषाण वंश की स्थापना किया था, यह भी ध्यान देंगे। दोस्तों कुषाण शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने 78 ईस्वी में एक युग की शुरुआत किया, जिसे अब शक युग के रूप में जाना जाता है और इसे भारत सरकार द्वारा उपयोग भी किया जाता है, यह भी ध्यान देंगे। आपका कुषाण यह महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक भी थे, यह भी ध्यान रखेंगे। इनके शासनकाल के दौरान कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन भी की गई, यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों आप लोग सही आंसर लगाइए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम जो हैं यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग, कौन सा इस प्रश्न का आंसर है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर इनमें से हैं एक मार्क, ऑप्शन नंबर ए। भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी एक मार्क देते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, एक मार्क भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। दोस्तों एक मार्क यह एक प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पाद पदार्थों पर लगाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका सूरत। मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत शहर था जहां कि अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, मुगल काल में सर्वप्रथम सूरत में अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार होते हैं रिजर्व बैंक के पास। तो दोस्तों याद रखेंगे, आपका इस प्रश्न का सही आंसर रिजर्व बैंक है। दोस्तों वहीं पर भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्के को जारी करते हैं वित्त मंत्रालय।
और 1 रुपये से अधिक का जो करेंसी नोट होते हैं वह जारी किए जाते हैं रिजर्व बैंक के द्वारा। दोस्तों यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? दोस्तों आंसर लगाएंगे आप लोग, कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1982 ईस्वी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। दोस्तों नाबार्ड का पूर्ण रूप होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों भारत में यह विकास के लिए एक सर्वोच्च वित्तीय संस्था है नाबार्ड, यह भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई में है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों आंसर लगाएंगे आप लोग, इनमें से पीर पंजाल किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। पीर पंजाल यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख समुदाय के अंतिम एवं 10वें गुरु कौन हैं? दोस्तों आंसर लगाएंगे सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिख समुदाय का अंतिम एवं 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म दोस्तों पटना साहिब, पटना में हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों इनका जन्म 5 जनवरी 1966 ईस्वी में पटना के पटना साहिब में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है, यह भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दोस्तों आंसर लगाइए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका मंदक, ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग रिएक्टर को ठंडा करने के लिए और रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा को ग्रहण कर उससे भाप बनाकर भाप की मदद से टरबाइन को घुमाकर विद्युत का उत्पादन करने में किया जाता है। इसके अलावे भारी जल न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों भारी जल का सूत्र D2O होता है, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग भी। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका, इनमें से सभी किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करते हैं बाजार का आकार पर, पूंजी के निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन, इन सभी पर। तो दोस्तों किसी देश के लिए ये तीनों को होना जरूरी होते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र यह आते हैं कृषि क्षेत्र के अंतर्गत। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का नाम है उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वन लगाना, खनन, उत्खनन, ये सभी क्रियाएं आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर लगाइए इस प्रश्न का। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किए जाने वाले धातु का नाम जर्मेनियम है, याद रखेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम के साथ साथ गैलियम आर्सेनाइड जैसी धातु का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका जनेवा, ऑप्शन नंबर ए। WTO का मुख्यालय जनेवा में है। दोस्तों WTO का फुल नाम है विश्व व्यापार संगठन,
यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? दोस्तों आंसर लगाइए आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति का नियंत्रण किया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। और ब्याज दरों को भी नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों आंसर लगाइए, आपका सही आंसर इनमें से कौन है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है समुद्री सतह पर भूकंप। यह सुनामी का एक मुख्य कारण है। दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के नीचे या उसके आसपास आने वाले भूकंप हैं। दोस्तों सुनामी के कुछ कारण यह भी हैं, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र में लावा का प्रवेश, समुद्री पर्वत का ढहना, ये सभी सुनामी का मुख्य कारण हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग, कौन सा आंसर है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है सतलज, ऑप्शन नंबर डी। भाखड़ा नांगल परियोजना यह निर्मित हुए हैं सतलज नदी पर, ध्यान रखेंगे, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी पर निर्मित हैं। अगला है, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक हैं? दोस्तों आंसर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका लोकसभा का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखेंगे, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा का 10वां हिस्सा होना आवश्यक होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महाभारत के लेखक कौन हैं? दोस्तों आंसर लगाइए, इस प्रश्न का सही आंसर कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ था? दोस्तों आंसर लगाइए सभी लोग। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 2000 ईस्वी। बिहार में मानवाधिकार आयोग गठित हुआ था 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों आंसर लगाइए, इस प्रश्न का सही आंसर कौन है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका अनुच्छेद 51 का को, जिसमें कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? दोस्तों आंसर लगाइए, यह प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर आपका है इनमें से ऑप्शन नंबर ए, दिए जलाए गए थे अयोध्या दीपोत्सव 2023 में।